नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वीआईपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम लोग देखने वाले हैं एमपी पुलिस में जो एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का 3 नवंबर को हुआ था उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट लिविंग चोला मंदिर तमिलनाडु भारत में स्थित है। इनमें 3 मंदिर शामिल हैं, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोटचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुर का ऐरावतेश्वर मंदिर। यह तीनों मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। आइए इन एक एक मंदिरों को सभी के बारे में देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, यह मंदिर राजा राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यह बृहदेश्वर मंदिर गंगकोटचोलपुरम, इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम, यह राजा राज द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विशेष रूप से विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की भूमिका, राज्य के राज्यपाल का मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव वह पार्टी के भीतर से चुना जाता है जिसमें विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया हो। मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि के माध्यम से सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो आइए इन सभी के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से है पहले नंबर, अरुणाचल प्रदेश जो दूसरे नंबर पर हो जाएगा, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। मध्य प्रदेश में इस पूरे मानसून सीजन में गुना में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। जैसा कि 18 अक्टूबर 2025 तक को जानकारी के अनुसार ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला है कि हालांकि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बलरामपुर ज़िले में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। पूरे सीजन के आंकड़ों के अनुसार गुना में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। ठीक, अब तक सबसे ज़्यादा बारिश बलरामपुर ज़िले अब तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता, राज्य में बारिश की मात्रा में क्षेत्रीय भिन्नता देखी जाती है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में अधिक बारिश होती है, इसलिए पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, जहां 215 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी अवंतीबाई का किस क्रांति में योगदान था। तो रानी अवंतीबाई का योगदान 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था, जिसमें उन्होंने रामगढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 4000 सैनिकों की सेना खड़ी की थी और क्रांति के लिए अन्य राजाओं को, जमींदारों को प्रेरित किया था, जिसमें मध्य प्रांतों में एक बड़ा आंदोलन हुआ। विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने रामगढ़ राज्य के नेतृत्व के रूप में 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई, सैनिकों के संगठित किया। उन्होंने 4000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की और अंग्रेजों के खिलाफ वो खुद उसका नेतृत्व किया। देख लेते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारियाँ।
प्रेरणा और एकजुटता, देशभक्ति और एकजुटता को फैलाने के लिए उन्होंने अन्य शासकों को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या घर पर चूड़ियां पहनकर बैठने का आह्वान किया। गुरिल्ला युद्ध, अंग्रेजों की भारी आक्रमण के बाद उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और ब्रिटिश जनरल वाशिंगटन के शिविर पर हमला कर दिया, उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। बलिदान, लगभग निश्चित हार का सामना करने पर उन्होंने 20 मार्च 1858 को अपनी तलवार से खुद को भोंक कर मातृभूमि के अपने प्राणों की आहुति को प्रदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में से संबंधित है। यह एक 10 वर्षीय सांस्कृतिक और पर्यटक उत्सव जिसमें का योगदान नागालैंड सरकार द्वारा दिसंबर में किया जाता है, ताकि राज्य की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा सके। आइए पॉइंट वाइज देख लेते हैं इसके बारे में। नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है और उद्देश्य नागालैंड के सांस्कृतिक विरासत, विविधता और परंपराओं को प्रदर्शित करना है इसको, ठीक। और विशेषताएं इसकी क्या हैं? विशेषताएं इसकी, इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, भोजन और विभिन्नता सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होती है, ठीक। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। देख लीजिए हार्नबिल जो है ये सब फेस्टिवल नागालैंड में इस प्रकार के नृत्य होता है ये, ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि शंकर दयाल शर्मा किस पद पर थे? शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। ये उन्होंने 25 जुलाई 1992 को 25 जुलाई 1997 तक इस पद पर कार्य किया था, जिससे के पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति भारत के 9वें राष्ट्रपति 1992 से 97 तक थे। उपराष्ट्रपति 1987 से 92 तक थे। भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण पद भी संभाले। उन्होंने भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 और कैबिनेट मंत्रियों में शामिल थे। देख लीजिए ये जो है शंकर दयाल शर्मा जो कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे, इनके चित्र ये देख लीजिए फोटो। आगे क्वेश्चन है कि ढोल मारू की लोक कथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मूल रूप से किस संबंध है? ढोल मारू की लोक कथा राजस्थान की एक प्रेम कहानी है जो मध्य प्रदेश के साहित्य पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है। यह कहानी नरवर के राजकुमार ढोला और पूगल की राजकुमारी मारू के बचपन के विवाह और उनके प्रेम की पुनर्मिलन की गाथा है। मुख्य पात्र राजकुमार ढोल नरवर के और राजकुमारी मारू पूगल की कहानी है। कहानी के बारे में देख लेते हैं। बचपन में दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन वह बाद में ढोला अपने बचपन के विवाह को भूलकर दूसरी शादी कर लेता है। कई संदेशों को भेजती है जिन्हों ढोला की दूसरी पत्नी मालवड़ी रोक देती है। अंततः एक गायक द्वारा संदेश पहुंचाए जाने पर ढोला को पहली पत्नी की याद आती है और वह मारू से मिलने जाता है। विषय यह कथा प्रेम, प्रतीक्षा, समर्पण और विश्वास की जीत है को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्र में अब कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्र में अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से आज के मध्य प्रदेश के निर्माण के आधार बना है। मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के क्षेत्र में बड़ा हिस्सा आज के मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी इस प्रांत में शामिल है। महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र जिससे बरार भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का हिस्सा और यह भी मूल रूप से सेंट्रल प्रोविंस के बरार में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षक के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध है। मतलब शिक्षक के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध है। तो शिक्षक के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध स्थानों के गुरु संदीपनी आश्रम है, जहाँ भगवान
श्री कृष्ण और बलराम के शिक्षा प्राप्त की थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो शिक्षकों को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व को रखते हैं बल्कि शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रसिद्ध, क्योंकि ये ज्ञान और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अगला है कि शिक्षक के लिए उज्जैन के प्रमुख स्थान गुरु संदीपनी आश्रम। यह स्थान शिक्षकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह पौराणिक काल का एक शिक्षा केंद्र था जहां कृष्ण और बलराम जैसे महान छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ शिक्षकों को शिक्षा और ज्ञान की परंपरा को याद दिलाता है। और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। शिक्षकों के लिए स्थान आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान का केंद्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्राचीन सिंचाई बढ़ती कौन सी है? प्रो कबड्डी लीग और फ्रेंचाइजी किसने जीती है? तो तमिलनाडु में कोई प्राचीन सिंचाई पद्धति नहीं है। ये प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइज तमिलनाडु थालाइवाज है जिसके मालिक एन प्रसाद और सचिन तेंदुलकर हैं। अगला है कि तमिल थालाइवाज यह प्रो कबड्डी लीग की एक टीम है जिसका स्वामित्व मैग्नम स्पोर्ट्स के पास है और इसके मालिक एन प्रसाद हैं। सचिन तेंदुलकर प्रो कबड्डी लीग का 12वां और नवीनतम सीजन दबंग दिल्ली केसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले हो गए, इसमें मेले जिले में आयोजित, मतलब मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम मेले का आयोजन होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले में आयोजित होता है जहां केवल 13 मेले लगते हैं। इसके विपरीत उज्जैन जिले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। होशंगाबाद जिले प्रमुख मेले में रामजी बाबा और भद्रा भाल के मेले हैं। सबसे कम मेले होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले में सबसे कम मेले का आयोजन होता है। प्रमुख मेले, इस जिले के प्रमुख मेले में रामजी बाबा और भद्रा भान के मेले शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यह सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने का एक पैमाना है जो किसी निश्चित समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को दर्शाता है। यह देश की समग्र आर्थिक गतिविधि और प्रदर्शन का सबसे आम संकेत है। जीडीपी की गणना करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। आय विधि जिसमें कुल आय की गणना की जाती है और व्यय विधि जिसमें कुल खर्च की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में सही नहीं है। राज्य दक्षिण भाग में और समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यह कथन गलत होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, न कि इस समशीतोष्ण का। राज्य की जलवायु कर्क रेखा के अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ अन्य संबंधित तथ्य हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को देख देते हैं। मुख्य मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 3 मौसम, यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्म, गर्मी, मानसून यानी वर्षा और शीत यानी सर्दी। कर्क रेखा का प्रभाव, कर्क रेखा राज्य के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है जो इसकी जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करती है। अगर आगे है
क्षेत्रीय अंतर। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु होती है। सामान्यतः शुष्क शीतकाल, असामान्य शीत और शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन है, ये 15 नंबर क्वेश्चन होगा, 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पादन करती है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी धातुएं शीतल और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसमें से सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील और शीतल जल से तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे सोडियम यह शीत जल के तीव्रता से अभिक्रिया करती है, जैसे कि 2Na+2H2O ये जब अभिक्रिया करेगी तो 2NaOH और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ठीक, अब पोटेशियम को देख लेते हैं इसी प्रकार। जैसे कि पोटेशियम हो जाता है यह शीतल जल से तीव्र और स्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। जैसे 2 पोटेशियम होगा, 2H2 हो गया तो 2 के OH हो जाएगा और H2 गैस निकाल देगी ये। और जैसे इसमें कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम जैसे हो जाएगा, यह ठंडे जल से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम की तुलना में धीमी गति से अभिक्रिया करता है। जैसे कैल्शियम हो गया, 2H2O हो गया, CaOH2 को हॉट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी इसमें। ठीक, तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली आप लोगों को एग्जाम का एनालिसिस करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी शिफ्टों का आप लोगों का एनालिसिस मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट डे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।